Hello and good morning to everyone. Today we are starting another new chapter of our civics book, that is chapter number 2, Constitutional Design. So in this chapter we are going to see how our Constitution of India and some other country constitution has been designed, and what is the constitution, what is the need of the constitution, we will see in this chapter. So let us begin. So first of all, here is an overview of the chapter, that what you are going to learn in this chapter. So as we have noted in the previous chapter in a democracy, our first chapter was about democracy. The rulers are not free to do what they like. There are certain basic rules that the citizens and the government has to follow. All such rules together are called constitution. तो constitution होता क्या है आपका? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट के पास सारे अधिकार या सारी पावर्स नहीं होती हैं, उनको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलना होता है, काम करना होता है. तो जिस किताब में या जिस बुक में या जिस जगह पे सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं उसे ही हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. एज अ सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ है कंट्री का. द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट ऑफ सिटीजन्स, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है आपको? सिटीजन्स के राइट्स, क्या क्या अधिकार हैं लोगों के पास वहाँ के रहने वाले, गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स हैं और गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए, फंक्शन किस तरीके से करना चाहिए. तो इन दिस चैप्टर वी ask some basic questions about constitutional design of our democracy. Why do we need a constitution? हमें constitution की ज़रूरत क्यों पड़ती है? How are the constitutions drawn up? constitution बनाए किस तरीके से जाते हैं? कौन कौन लोग होते हैं जो ये बैठ कर लिखते हैं सारे rules और regulations? Who design them and in what way? What are the values that shape the constitution in democratic states? Once a constitution is accepted, can we make changes later as required by the changing conditions? क्या एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद उसमें बाद में आगे वाले सालों में कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं? वन रिसेंट इंस्टेंस ऑफ डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डेमोक्रेटिक स्टेट इज दैट ऑफ साउथ अफ्रीका. सबसे रिसेंट में अभी किसी कंट्री का बना है तो वो थी साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन. वी बिगेन दिस चैप्टर बाय लुकिंग एट व्हाट हैपेंड देयर एंड हाउ द साउथ अफ्रीकन्स वेंट अबाउट दिस टास्क एंड डिजाइनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन. तो चैप्टर की स्टार्टिंग इसी से आप देख सकते हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो साउथ अफ्रीका में बना और वहाँ के लोगों की लाइफ कैसे चेंज हो गई. थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री में क्या चल रहा था पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, डेमोक्रेटिक बनने से पहले साउथ अफ्रीका की हालत किस तरीके की थी. तो देखिए, एक नेल्सन मंडेला जी हैं जो कि वहाँ के सबसे पहले प्रेसिडेंट रहे. उनकी कुछ लाइनों से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर. आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन. आई हैव चेरिश्ड द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if need to be, it is an ideal for which I am prepared to die. तो मतलब इन्होंने जो लिखा है कि मैंने जो है वाइट की डोमिनेशन के खिलाफ लड़ाई करी, मैंने जो है लोग साथ में रहे, हारमोनी में रहे, उसके लिए बहुत काम किया और इसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ. तो चाहते थे कि साउथ अफ्रीका जो है जल्दी जल्दी क्या बन जाए, डेमोक्रेटिक बन जाए. दिस वॉज नेल्सन मंडेला ड्यूरिंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो है उन्होंने जेल में डाल दिया था. उस समय पे ये लाइन बोल के गए थे. ही एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपेराथाइड रेजिम इन दिस कंट्री. तो देखिए होता क्या साउथ अफ्रीका में सिस्टम चलता था अपेराथाइड का. ये जो वर्ड लिखा है आपके सामने अपार्थाइड, इसका मतलब होता है डिफरेंस, और इसका मतलब होता है सिंपल भाषा में भेदभाव करना दो अलग अलग रंगों के लोगों के बीच में. जो वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में भेदभाव होता था उसको हम बोलते थे अपार्थाइड. तो साउथ अफ्रीका में चल रहा था अपार्थाइड. ब्लैक्स जो है उनको कोई पावर्स नहीं थी, जबकि वहाँ की अराउंड 3/4 पॉपुलेशन जो है साउथ अफ्रीका की वो जो है ब्लैक्स की थी. ओके, तो नेल्सन मंडेला को जो है 28 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया गया. रॉबन आइलैंड नाम की जेल थी वहाँ पर एक. स्ट्रगल अगेंस्ट एपाराथाइड, तो किस तरीके से स्ट्रगल चालू हुआ वहाँ के लोगों का. एपाराथाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका. तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ये भेदभाव था ब्लैक और वाइट के बीच में. 3/4 पॉपुलेशन जो है ब्लैक्स की थी साउथ अफ्रीका में, उसके बावजूद भी, मतलब मेजोरिटी होने के बावजूद भी उनके साथ जो है ये अन्याय होता था. द वाइट यूरोपियन इम्पोज द सिस्टम ऑफ साउथ अफ्रीका. जो यूरोप के लोग आए थे राज करने के लिए थे इंडिया में, ब्रिटेन के लोग आए थे, वैसे ही ब्रिटिश ने जो राज किया था वहाँ पर अफ्रीका में भी. इंडिया में लोग हिंदू मुस्लिम मन में लड़ाई करवाते थे, वहाँ पर ये लोग वाइट्स और ब्लैक्स में लड़ाई करवाते थे. बट अनलाइक इंडिया, लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स. द सिस्टम ऑफ apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color.
तो जो भी लोगों का स्किन कलर वाइट नहीं था सबके साथ जो है भेदभाव किया जाता था उस समय पर। और जो लोग पूरे प्योर ब्लैक्स नहीं थे जैसे कि इंडियंस, उनको ये लोग कलर्ड बोलते थे, जैसे कि यहाँ लिखा है कलर्ड। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इन्फीरियर, तो जो भी नॉन वाइट है उसको ये लोग कमी समझते थे। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव राइट टू वोट, वोटिंग राइट्स भी नहीं थे इनको। द अपार्थाइड system was particularly oppressive for the blacks. They were forbidden from living in white areas. They could work in white areas only if they had a permit. Trains, buses, taxis, hotel, hospitals, schools and college libraries, cinema halls, theater, beaches, swimming pools, public toilets were all separate for the whites and the blacks. तो देखिए दिखने में तो देखिए वाइट्स और ब्लैक सब इंसान ही हैं, सब एक ही इंसान है, सब इंसान जैसे दिखते हैं, पर देखिए उनके लिए सब कुछ चीज़ें अलग अलग बनाई गई है। पब्लिक टॉयलेट उनके लिए अलग, उनके लिए पब्लिक प्लेसेस सारी के सारी अलग है वाइट्स और ब्लैक्स के लिए। तो इतना भेदभाव सहन होता तो नहीं है वैसे लोगों से, ठीक है, वहाँ हो भी नहीं रहा था लोगों से सहन। दिस वॉट कॉल सेग्रीगेशन, इसे कहते हैं अलग करना। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट्स वर्शिप, ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाने से उनको जेल हो जाती थी, जैसे कि नेल्सन मंडेला को हो गई थी। Since 1950, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. They launched protest marches and strikes. तो प्रोटेस्ट मार्च और स्ट्राइक निकाला थोड़ी बहुत शुरू करी 1950 से, इंडियंस ने साथ दिया यहाँ पर ब्लैक्स का। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनी सबसे पहले, वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट हैड led the struggle against the policies of segregation. This included many workers' unions and Communist Party. Many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in the struggle. Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. तो बहुत सारी कंट्रीज ने मना किया उनको ये करने से, सिस्टम चलाने से, उसके बावजूद भी उन्होंने टॉर्चर और किलिंग करना जो नहीं छोड़ा। टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो किस तरीके से डेमोक्रेसी आई वहाँ पर। As protest and struggle against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. तो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चुके थे यहाँ पर प्रोटेस्ट और स्ट्राइक, तो गवर्नमेंट को लगा कि अब जो है ज़्यादा देर हम लोग नहीं टिक पाएंगे, या तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन हो जाएगा, लड़ाई वड़ाई हो जाएगी बहुत बुरी, यहाँ तो हम जो है चुपचाप पहले ही मान के सब चीज़ की जो डिमांड्स है मान लें। द वाइट रेजिम चेंज इज पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, ठीक है, लॉज जो है डिस्क्रिमिनेटरी हटा दिए गए। Ban on political parties and restrictions on the media were lifted. After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. 28 साल की जेल के बाद इनको बाहर निकाला गया नेल्सन मंडेला जी को। Finally, at the midnight of 26 April 1994 में जाकर डेमोक्रेसी मिली है, देखिए आप 26 अप्रैल के आसपास। The new national flag of Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the वर्ल्ड। तो 26 अप्रैल 1994 को जो है नया साउथ अफ्रीका बना गया, उनका नया झंडा वंडा लगा दिया गया। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। अपार्थाइड गवर्नमेंट खत्म हो जाती है यहाँ से उनकी। हाउ डिड दिस कम अबाउट, लेट अस हियर नेल्सन मंडेला, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन। तो ये कुछ लाइन लिखी है उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने, जब वो पहले प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। After the emergence of new democratic South Africa, blacks leader appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. ठीक है, उनको मतलब भूल जाने को बोला, जो ब्लैक्स थे उन्होंने बोला कि पुरानी बात है, हमें भूल जानी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए हमें। They said let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women और democratic values। तो नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं डेमोक्रेटिक बेसिस पर, सबके लिए इक्वालिटी लाएंगे हम लोग, ऐसा साउथ अफ्रीका बनाएंगे हम लोग। सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट, द पार्टी हैड रूल्ड through oppression and brutal killings, and the party that had led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution। तो जितने भी लोग जो पहले पावर में थे वाइट्स, और जब भी पावर में आए ब्लैक, सब लोगों ने अपनी पुरानी बातें और रंजिशें भुलाकर एक साथ बैठ गए कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे हम लोग, जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे इस कंट्री के मिलकर बनाएंगे हम लोग। बहुत ही अच्छी बात थी जो कि वहाँ की है, वैसे ऐसा भूलता नहीं है कोई, जैसे अगर इंडिया में ब्रिटिश लोग बोलते तो शायद इंडिया वाले भी शायद अलाउ नहीं करते उनको ऐसा करने का। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever had. The constitution gave to its citizens the most extensive rights available in any country. तो सबसे ज़्यादा राइट्स अगर किसी कंट्री में मिलते हैं तो साउथ अफ्रीका आज की डेट में बहुत ही अच्छा यहाँ पर बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन साथ में मिलकर। Together they decided that in the search for a solution of the problem, nobody should be excluded, no one should be treated as a demon. They agreed that एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। जब भी सॉल्यूशन की हम डिमांड कर रहे हैं, सबको उसमें साथ लेके हमको करना चाहिए, किसी को अलग नहीं छोड़ना चाहिए। दे एग्रीड वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, द प्रीएम्बल ऑफ द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप दिस स्पिरिट।
ठीक है, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन इससे बन जाता है आपका 1994 में डेमोक्रेसी डिसाइड हो जाती है साउथ अफ्रीका की। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, थोड़े फोटो वोटो थोड़े ब्लर्ड हैं वैसे। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या पड़ती है हमें? देखिए सिंपल सी बात है, एक डेमोक्रेसी चल रही है, ओके, उसमें बहुत सारे लोग जो है वोटिंग करके इलेक्शन करके एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को खड़ा कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि उसको काम क्या करना है, कितना उसकी पावर है, कितनी उसकी पावर्स नहीं है, तो वो तो कुछ भी करती रहेगी गवर्नमेंट। ओके, यहाँ लोग जो है पर्टिकुलर सिटीजन या जो सिटीजन्स होते हैं लोगों के, ठीक है, जो एक कंट्री के सिटीजन्स होते हैं, उनको पता नहीं होगा कि उनके राइट्स क्या होते हैं। जैसे मान ली किसी को जाके मार दिया और उन्होंने बोल दिया कि भैया ये मेरी कंट्री है, तो मेरी ज़मीन पे कैसे आके खड़ा होगा किसी फॉरेनर को। सो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए सब जो है कन्फ्यूजन्स पैदा ना हो, इसके लिए हम जो है क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, जिसमें हम लोग जो है क्लियरली डिफाइन कर दें कि भैया ये चीज़ें होनी है, ठीक है, ये कंट्री की गवर्नमेंट की ये पावर है, लोगों के ये राइट्स हैं, ताकि कल को जो है किसी को ये बोलने का मौका ना मिले कुछ भी। ठीक है, साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनता किस तरीके से। द ऑपरेशन एंड द ऑपरेस इन द न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स. It was not going to be easy for them to trust each other. They had their fears, they wanted to safeguard their interests. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted substantial social and economic rights. The white minority was keen to protect its privilege and property. तो white लोगों जो अपनी प्रॉपर्टी और प्रिविलेज बचाने में लगे हुए थे, ब्लैक्स जो है वो अपनी मेजोरिटी, जो कि मेजोरिटी में वही लोग थे, वो बचाने में लगे हुए थे। ठीक है, आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन, दोनों में लॉन्ग नेगोशिएशन चले, काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत चली, 2 साल तक इन्होंने डिसाइड किया बैठ के। बोथ पार्टीज एग्रीड टू अ कॉम्प्रोमाइज. द वाइट एग्रीड टू प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड दैट ऑफ 1 पर्सन 1 वोट. तो वाइट जो है वो डिसाइड हो गए, मतलब मान गए कि ठीक है भाई ये तो बात सत्य है कि जो भी इंसान की मेजोरिटी आएगी पार्टी में वही जीतेगा इलेक्शन, और एक इंसान के पास एक ही वोट होगा. दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स. द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट नहीं होगा मेजोरिटी रूल. द एग्रीड दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट्स माइनॉरिटी. तो वाइट्स की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं छीनी जाएगी, उसके लिए ये लोग एक्सेप्ट होगा. मतलब अच्छा जो है बॉन्डिंग चल रही है ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में. ओके, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उनके बीच में, जिससे जो है इनके फ्यूचर्स और जो भी ये लोग बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस वो काफ़ी अच्छा एक बन के निकलता है. ठीक है, जो आगे जाके आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका की तरह डेवलप हो चुका है आजकल, क्योंकि उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रही है. दिस इज वॉट द साउथ अफ्रीकन डिड. दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक रूल्स पे एग्रीड करके सारे के सारे लोग. दे ऑल्सो एग्रीड दैट दिस रूल्स विल बी सुप्रीम. ये रूल सुप्रीम होंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनको तोड़ेगा, इनको पार करेगा. नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस. दिस इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो सेट होता है बेसिक रूल्स का, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. Constitution making is not unique to South Africa. Every country has diverse groups of people. Their relationship may not have even been as bad but as that between the whites and the blacks in South Africa, but all over the world people have differences of opinion and interest. तो मतलब हर कंट्री जितनी भी है वर्ल्ड में, सबके पास इतनी डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबके पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन है. ये जरूरी नहीं है कि हर कंट्री इसके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक हो, पर ये कंपलसरी है कि जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर सकती. क्योंकि फिर डेमोक्रेसी में तो कोई कुछ भी रूल करता जाएगा, कोई किंग तो है नहीं. ठीक है, हम लोग जो है किसी को भेज देना सिलेक्ट करके, फिर वो क्या काम करे, कितना काम करे, तो वो सब बताने के लिए वी हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशन. थर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन्स एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट. तो लोगों और गवर्नमेंट के बीच में जो है ट्रस्ट बना के रखता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक जुड़ाव रखता है. सारे के सारे लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम है, कोई भी गवर्नमेंट इसको तोड़ेगी नहीं, ख़राब नहीं करेगी. कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स. बहुत सारी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं उनके बीच में ट्रस्ट पैदा करता है कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कि हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, कितने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं हमारे इंडिया में, पर एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबको बांध के रखा है, उसने सबको एक करके रखा है. सेकंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर्स टू टेक विच डिसीजंस. गवर्नमेंट जो है किस तरीके से डिसाइड होगी, वोटिंग जो है कंट्री में किस तरीके से करी जाएगी और जो गवर्नमेंट चुनकर आएगी उसके पास क्या क्या डिसीजंस लेने के लिए पावर कितनी कितनी होंगी और कहाँ कहाँ पर डिसीजन वो लेगी. थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर. हमने जो पहले ही बात करी कि सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे, अधिकार क्या होंगे लोगों के. ऐसा तो नहीं कि किसी को मानना भी लोग अधिकार समझ लें, ऐसा नहीं होता. फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. किस तरीके से हमें सोसाइटी अच्छी बनाई जाए, किस तरीके से सोसाइटी में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, वो सब चीज़ों की बात होती है.
ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक, ये हम बात कर चुके हैं कि हर कंट्री जो के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो ज़रूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो, और हर कंट्री जिसके पास जो डेमोक्रेसी है उसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ली जाए किस तरीके से बना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग वैसे तो बहुत सारी बातें जानते भी हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका की तरह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें भी दिक्कत थी थोड़ी सी। ओके, हमारी कंट्री में क्या था, ब्रिटिश लोग जब आए थे तो ब्रिटिश लोग जब हटे तो हम लोग को हमारी कंट्री चलानी थी। तो कंट्री किस तरीके से चलेगी, किस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी, किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करेगी, उसके लिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी बिठाई गई जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके कुछ मेंबर्स के देखिए आप यहाँ पे लिखे भी हुए नाम, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये हर पेज पर लिखे होंगे बगल में। तो एट द टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन्स, द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन। तो पार्टीशन होता है उस समय कंट्री का, 1947 में 15 अगस्त को कंट्री आज़ाद होती है। दिस वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडियन पाकिस्तान, एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। तो लगभग 10 लाख लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है जब पार्टीशन होता है इंडिया और पाकिस्तान का अलग होने में, यहाँ से वहाँ जाने में। द ब्रिटिश हैज लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और पाकिस्तान रिमेन इंडिपेंडेंट। बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ऑप्शन दिया गया था कि चाहे तो इंडिया में मिल जाए, चाहे तो पाकिस्तान में, चाहे तो इंडिपेंडेंट हो जाए। उस समय इंडिया में जो है 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब ऐसे स्टेट जिनके ऊपर ब्रिटिश इनडायरेक्टली रूल करता है, ठीक है। उनके पास किंग भी है अपना और उनके ऊपर जो रूल कर रहा है वो ब्रिटेन सरकार भी कर रही है। इस तरीके से जो होता है स्टेट्स, उन्हें बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट वर डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। तो इन सब प्रिंसली स्टेट्स को अपने अपनी कंट्री में मिलाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। वैसे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स तो इंडिया में मिल गए, बहुत सारे पाकिस्तान में मिल गए। द पार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का। डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look like. तो जो इनको सोचना नहीं पड़ा पहले से कि कैसे तरीके से दिखने वाला होगा हमारा इंडिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको ये लोग पहले से डिसाइड कर चुके थे, ठीक है। इंडिपेंडेंट होने से पहले क्या हुआ था, इंडिया को 1928 में एक चांस मिला था कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को कि आप जो है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाएं इंडिया के लिए, अगर हम इंडिया को आज़ाद कर भी देते हैं तो उस समय मोतीलाल नेहरू ने जो है 1928 में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है, जिसमें इन्होंने कुछ कुछ बातें जो है पहले डिसाइड कर ली थी, जैसे कि राइट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू वोट, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, सम बेसिक वैल्यूज़ और सम बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि पहले से ही जो है इन्होंने लिख दिए थे कि ऐसा ऐसा हमारे इंडिया में होगा, ऐसा ऐसा होगा, ठीक। कराची सेशन में इन्होंने बताया भी थे कि ऐसा ऐसा मुझे इंडिया चाहिए, ठीक है। सबको इक्वल राइट होना चाहिए वोटिंग का, सबको इक्वल अधिकार होना चाहिए, माइनॉरिटीज़ को हम लोग जो है दिक्कत नहीं देंगे, ये सब चीज़ें उन्होंने पहले लिख दी थी। थस सम बेसिक values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution। तो बहुत सारी बातों पे जो है पहले से ही चर्चा वर्चा हो रखी थी इंडिया में। The familiarity with political institution of colonial rule also held an agreement over the institutional design। और जिस तरीके से ब्रिटेन लोग इंडिया में रूल कर रहे थे पहले से ही, थोड़ा बहुत जो है इंडियन गवर्नमेंट ने उस तरीके को भी जो है कंटिन्यू करा, उसको थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट किया। जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमने ब्रिटेन से ही कंटिन्यू करा आगे, कि पार्लियामेंट सुप्रीम होगा, पार्लियामेंट ही वर्क करेगा। That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India in 1935। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉ से ही बहुत सारे लॉ उठा लिए। कोई लोग बोलते हैं कि देखो दिक्कत इंडिया में इसलिए भी चल रही है क्योंकि हमने बहुत सारे लॉ जो ब्रिटेन सरकार ने बनाए थे हमें तंग करने के लिए, हमने उन्हें आगे कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935 में, बहुत सारे लॉ हमने उससे ही उठा के आपने इंडिया में आगे बढ़ा दिए। Years of thinking and deliberation of the framework of the constitution had another benefit। Our leaders gained confidence to learn from other countries। तो बहुत सारे अदर कंट्रीज से भी हम लोगों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन मंगवाया, बहुत सारी और कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा बी आर अम्बेडकर ने बैठकर, और जो चीज़ें उनसे अच्छी लगी उनको लेने के लिए उन्होंने वहाँ से ले ली, जैसे यूएस का लिया, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का लिया, कनाडा का मंगवाया। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मंगवाया बहुत सारी कंट्रीज़ के, जापान का, ठीक है, इस तरीके से मंगवा के एक अपने इंडिया का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सब कुछ देखकर पढ़कर समझकर। तो किसने बनाया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, वो बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है, जो कि सबसे पहले मिली थी 26 नवंबर 1950 को। सबसे पहले उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ख़त्म कर दिया था। सबसे पहली मीटिंग इनकी हुई थी 1946 में। 1946 से इन्होंने स्टार्ट किया बनाना कॉन्स्टिट्यूशन, और 1946 से 3 साल बाद 1949 में 26 नवंबर 1949 को उन्होंने बना ख़त्म कर दिया था। बट इसको जो है लागू किया गया पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और इस दिन को हम लोगों ने भी कुछ दिन पहले ही मनाया, कॉल एज रिपब्लिक डे, ठीक, कुछ दिन पहले अभी हुआ ये रिपब्लिक डे।
वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स अगो। ठीक है, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का। ठीक है, लगभग हर इंसान को जो है इस पर नाज होना चाहिए। हमारा एक्सपीरियंस भी जो है काफ़ी अलग रहा बाकी सब लोगों से। ओवर द लास्ट हाफ ऑफ अ सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैड क्वेश्चन अप सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत आती भी है हम लोगों को कि इसको चेंज करना चाहिए, इसको बदल देना चाहिए, तो हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कर सकते हैं चाहे तो। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में से क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो है इसको अमेंड करके, इसको चेंज करके जो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकती है आगे। उसके लिए क्या है, बस लोकसभा और राज्यसभा को जो है वोट करना पड़ेगा मेजोरिटी के साथ। आगे देखिए बहुत सारे लोग जो हैं, थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वर्किंग बताई गई है यहाँ पे कि इस तरीके से वर्क ये लोग कर रहे थे। ये लोग जो उनके नाम लिखे हुए ये सब बैठे हुए थे। ठीक है, अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन से ये लोग आए थे। सब लोगों को जो है पूरे इंडिया से लोग जो इलेक्शंस में जीत कर आए थे, उस समय के इलेक्शंस करवाए गए थे 46 में, जो भी इसमें जीत के आए थे उन सबको बिठाया गया था असेंबली में। ठीक है, और उन सबसे बातें करके जो है सब बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन। और B.R. अम्बेडकर जो थे उन्होंने ड्राफ्ट किया इसको लिखते चलेगा, इसको बताते चलेगा लोगों को कि भी ये हो रहा है, ये हो रहा है। और लोग जो से वोटिंग करते चले गए। ठीक है, जिन जिन चीज़ों में वोटिंग होती चली गई, जिस लोगों को लोग चुनते चले गए, वो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डिसाइड होती चली गई। ठीक है, और एंड में जब प्रिंट करवाया गया उसको, वन प्रिंटेड दिस डिबेट्स आर, जो डिबेट्स बोलते हैं ना, डिबेट्स बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स इस समय। ठीक है, वो जो है 12 बल्कि वॉल्यूम्स बनाएगा उसके, तो लोग जो है बहुत सारे पढ़ते भी हैं इनको। गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी क्या चीज़ें रही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडिंग वैल्यूज़ रही। ठीक है, फिलोसफी बोलते हैं जिसको हम। फिलोसफी का मतलब होता है जो मेन प्रिंसिपल रहा। मेन प्रिंसिपल देखिए क्या था, ड्रीम एंड द प्रॉमिस। जो गांधी जी और हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उनके सबके ड्रीम्स थे कि हमारा इंडिया ऐसा दिखेगा, हमारा इंडिया ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो गांधी जी और B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और बाकी जितने भी लोग जिन्होंने फिर शहादत दी थी देश के लिए, उन सबकी सोच को जो ये चाहते थे कि एक करके रखा जाए। उन सबकी सोच को जो है हम एक कॉन्स्टिट्यूशन में पिरो दें। तो यहाँ पे थी कुछ लाइनें लिखी हुई हैं गांधी जी की। ये कुछ लिखी हुई है 26 जनवरी, वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। इन पॉलिटिक्स वी हैव इक्वालिटी एंड सोशल इकोनॉमिक वी विल हैव इन इक्वालिटी। तो थोड़ा बहुत है बातें बताई जा रही है कि 26 जनवरी 1950 को जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर देंगे पूरी तरीके से संविधान को, तो किस तरीके से हमारी लाइफ जो है चेंज होगी, हम लोग सब इक्वल हो जाएंगे, हम लोग सबको जो है पॉलिटिकल पावर्स मिलेंगी, हमारे हाथों में होंगी। ठीक है, इन सब चीज़ों, सब लोगों की, जितने लोगों की फ़ोटो लगी सबके थोड़ी सी लाइनें लिखी हुई हैं। इनकी बुक का नाम लिखा है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, आप चाहे तो उसको वीडियो को पॉज करके स्लो करके पढ़ सकते हैं बुक से भी। ठीक है, फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी क्या रही है। तो फिलोसॉफी का मतलब क्या होता है, वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म्ड द फाउंडेशन बाय इंडियाज डेमोक्रेसी। तो जो फ्रीडम स्ट्रगल में हमारी जो दिक्कतें रही, जो हमारा जोश रहा, ठीक है, उसी जोश के सामने जो इंडिया क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दिस वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन सब को जो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में देखिए स्टार्टिंग में लिख के भी रखा है कि हम लोग क्या क्या चाहते थे उस समय इंडिया में बनाना। तो आप देख सकते हैं ये है इंडिया का प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल ये बताता है कि हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्यों बना रहे हैं और इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, हाईलाइट्स क्या क्या होंगी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए आप यहाँ पे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो बात हो रही है कि हम भारतीय के लोग हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू हम लोग चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर इंडिया को क्या बनाए, एक सॉवरेन कंट्री का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जिसमें कंट्री के सारे लोगों को अधिकार हो उसके रूल्स या रेगुलेशन बनाने का। कोई और बाहर का कंट्री का इंसान आके हमें नहीं बताया कि हमें क्या करना है, तो ऐसी कंट्री होगी हमारी इंडिया। सोशलिस्ट मतलब जितने भी सोसाइटी के लोग हैं सबके साथ मिलकर काम करेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी हमारी कंट्री। सेक्युलर, हर धर्म के लिए इक्वल रहेगी, किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी हमारी कंट्री। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का मतलब यही है कि सब लोगों को इक्वल वोटिंग अधिकार होगा, यहाँ पर सबको इक्वल तरीके से देखा जाएगा, एक इंसान को एक ही वोट दिया जाएगा देने के लिए। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और ये सारी की सारी बातें इसके सारे सिटीजन्स को दी जाएंगी। जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया में। जस्टिस मतलब न्याय जो सबसे सर्वोच्च रहेगा, लॉ के आगे कोई भी नहीं होगा। लोगों को लिबर्टी प्रोवाइड की जाएगी, किसकी, थॉट की, सोचने की, कुछ बोलने की। ठीक है, अपना बिलीफ, फेथ और वर्शिप करने की लोगों को लिबर्टी होगी, यानी आज़ादी होगी। इक्वालिटी होगी लोगों को बीच में, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की। एंड टू प्रमोट अमॉन्ग ऑल देम, तो सब लोगों में इक्वालिटी रहेगी। ठीक है, और उसको प्रमोट भी करेगी गवर्नमेंट आगे। फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो फ्रेटर्निटी भाईचारा जो है बना रहेगा नेशन में, और हमारा भारत जो है एक इंटीग्रेशन रहेगा नेशन।
In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। और 26 जनवरी 1949 को हम लोग इस संविधान को अपने आप को देते हैं, ठीक है, इसको हम मानते हैं और ये सारी की सारी बातें जो है इसको हम फुलफिल करने का ट्राई करेंगे आगे इस कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल था, ठीक है। प्रीएम्बल मतलब ऐसा होता है जैसे आपने बुक पढ़ते हो तो बुक के स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते हो कोई पन्ने के यार इसकी बुक के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ये मतलब उस तरीके का ही कुछ है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है अंदर इन सब चीज़ों को जो है आगे फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, मतलब किस तरीके से इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन करा गया कॉन्स्टिट्यूशन का वही सब कुछ है इसमें बस, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में फिर से आने वाला है चैप्टर। ये सब कुछ टर्म्स हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिलोसॉफी क्या होता है, प्रीएम्बल की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ट्रस्ट जो डेस्टिनेशन बुक थी जवाहरलाल नेहरू की, उसका मतलब क्या है। अपार्थाइड का मतलब, क्लॉज का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, एक नंबर वाले सवाल हैं, चाहे तो आप उसको पढ़ के याद कर सकते हैं यहाँ से। तो सिंपल चैप्टर था, काफ़ी है। थोड़ा इंडिया के बारे में बातचीत, थोड़ी साउथ अफ्रीका के बारे में बातचीत ज़्यादा थी थोड़ी सी, वैसे थोड़ा टाइम में ज़्यादा वहाँ ज़्यादा लगा दी थोड़ा सा आई थिंक, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम लोग, बिकॉज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, सिंपल चैप्टर ही है, ऐसा ही है, ठीक है। आप चाहे तो ये थोड़ा बहुत लीडर्स की जो बातें यहाँ पे लिखी गई है, कब से कब पैदा हुए, सब आप पढ़ सकते हैं चाहे तो, ओके। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया इन चीज़ों को। चलिए इन द लास्ट, थैंक यू।